हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ये 11th का एक चैप्टर है और इस चैप्टर पर हम 11th का जो टोटल सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अब तक के जितने भी चैप्टर्स लिए हैं उसमें ये लास्ट चैप्टर है 11th का। तो देखते हैं कि द केमिकल इक्विलिब्रिया आर इम्पॉर्टेंट इन न्यूमरस biological and environmental processes. For example, equilibria involving dioxygen molecules and a protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of dioxygen from our lungs to the muscles. तो आप यहाँ पर देखिए कि डाइऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, इनके बीच में एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रिया क्रिएट होता है बायोलॉजिकल, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स से डिफरेंट मसल्स के तक पहुंचता है। तो उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम इक्विलिब्रिया कहेंगे। इसी तरह से एक दूसरा इक्विलिब्रिया हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और हीमोग्लोबिन के अंदर होगा, एंड दैट अकाउंट्स फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, इनके बीच में एक इक्विलिब्रिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, दैट विल बी सेवरल टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के इक्विलिब्रिया से ये फॉर्म होता है। तो इस तरह से इक्विलिब्रिया एक केमिकल प्रोसेस है, या सिंपली आप इसको फिज़िकल प्रोसेस भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसके अंदर हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया, द इक्विलिब्रिया ऑकरिंग बिटवीन डाइऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू द मसल्स। और इसी तरह से टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सप्लेन करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में जो इक्विलिब्रिया क्रिएट होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर, मॉलिक्यूल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप द लिक्विड। जब आप कोई क्लोज्ड कंटेनर कंसिडर करते हो तो यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाइयर होगी, वो क्या करेगा, इट विल एस्केप द लिक्विड सरफेस इनटू द वेपर फेज, एंड नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज स्ट्राइक्स द लिक्विड सरफेस एंड आर रिटेन्ड इन द लिक्विड फेज। मतलब आप यहाँ पर देखिए कि एक क्लोज्ड कंटेनर आप लीजिए, और से फॉर एग्जांपल इसमें आपने लिया है वाटर। तो सरफेस पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इट विल एस्केप, ये सरफेस से एस्केप होगा और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फिर वापस बहुत सारे वेपर दोबारा से सरफेस को स्ट्राइक करेंगे और फिर से अपनी एनर्जी लूज करके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ वाटर लिक्विड इनटू वेपर एंड अगेन कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड वाटर। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और क्या होगा, इट गिव्स राइज टू अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच the number of molecules leaving the liquid equals the number of returning to the liquid from the vapor phase। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होगी जिसमें वाटर लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम होगा वाटर वेपर के साथ में। तो इस तरह से यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, जिसमें बहुत सारे वाटर लिक्विड फॉर्म में ये एस्केप होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और फिर वेपर फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से ये वेपर प्रेशर कांस्टेंट वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एक इक्विलिब्रियम मिलता है जिसमें वाटर लिक्विड इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। तो ये दो डिफरेंट फेजेस है, लिक्विड और वेपर फेज, या सिंपली आप इसको गैसियस फेज कह सकते हो।
तो इस स्टेज पर जो है एक इक्विलिब्रियम जो है अराइज होगी। हाउ एवर दिस इज़ नॉट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर ऑफ द वाटर। तो thus at equilibrium the rate of evaporation is equal to the rate of condensation। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो इसके अंदर rate of evaporation is exactly equal to rate of condensation। ये कंडीशन आपको जो है मिलेगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, उस वक्त आपको ये जो है कंडीशन मिलेगी जिसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स। दस एट इक्विलिब्रियम आपको जो है ये कंडीशन मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम ये जो चीज़ है इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर। यहाँ पर वेब जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ वेपर कंडीशन। और ये जो आपको दो हाफ रिवर्सिबल एरोज जो मिलती है इट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेसेस इन बोथ डायरेक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। ये जो एरो हम इंडिकेट करते हैं, एक हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक हाफ एरो जो है रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये दो हाफ एरोज जो है अपोजिट डायरेक्शन में ये शो करता है कि दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली जो है ऑकर हो रहे हैं। द मिक्सचर of the reactants and the products in the equilibrium are called as equilibrium mixture। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो मिक्सचर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिलता है उस मिक्सचर को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इट इज़ कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर मिलता है उसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एंड इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज द केमिकल रिएक्शंस। आप देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो किसी एक प्रोसेस से जो है कंसर्न नहीं होता, बल्कि ये फिजिकल प्रोसेस में भी आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एक फिजिकल प्रोसेस है, इसी तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो द रिएक्शन मे बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है या नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है उसके ऊपर से आप केमिकल रिएक्शंस को फास्ट या स्लो जो है कह सकते हो, दो क्लासेस में उसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो व्हेन द रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स, the concentration of the reactant keep on decreasing while those of the product keep on increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactant or the products। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्लोज्ड वेसल के अंदर आपने यह रिएक्टेंट्स लिया है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद जो है धीरे धीरे क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है क्या होगा, ये डिक्रीज होना शुरू होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। और एक वक्त आएगा कि उस वक्त जो है देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट। तो दिस स्टेज ऑफ द सिस्टम इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेज आती है जो सिस्टम के अंदर जहाँ पर ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इस स्टेज को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। There is no any change on the concentration of either reactant or the product. That stage is called as dynamic equilibrium, and the rates of the forward and reverse reaction becomes equal। यहाँ पर जो दोनों रेट्स होंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो rate of forward reaction must be equal to रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों रेट्स ऑफ द रिएक्शन जो एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। कब? जब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको जो है मिलती है। तो इट इज़ ड्यू टू दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट दैट देयर इज़ नो
change in the concentration of various species in the reaction mixture, and based on the extent to which the reactant proceed to each the state of equilibrium, these may be classified into 3 groups। यहाँ पर जो हम कंडीशन लाते हैं जब, तो उस वक्त आप देखोगे कि ये रिएक्शन जो है 3 टाइप के जो है ग्रुप्स में जो है क्लासीफाई होती है। सबसे पहला, द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर लेफ्ट। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि कुछ रिएक्शंस होती है वो नियरली कंप्लीशन तक जो है पहुँच रही है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है ये बच रहता है, बाकी रहता है। तो इन सम केसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस एक्सपेरिमेंटली, और कुछ ऐसा भी होता है कि इतना थोड़ा होता है कि आप एक्सपेरिमेंटली इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये पहली कैटेगरी है कि रिएक्शन जो है नियर टू इट्स कंप्लीशन जाएगी और रिएक्टेंट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो है बाकी नहीं रहता है। ठीक, तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हो। या फिर होगा कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर लेफ्ट, यहाँ पर जो है आपको ये कंडीशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन जो आपको मिलती है, द रिएक्शन इन विच only small amount of products are formed and most of the reactant remains unchanged at equilibrium stage। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि आपको यहाँ पर जो होगा कि प्रोडक्ट का जो है बहुत ही थोड़ा अमाउंट जो है फॉर्म होता है और रिएक्टेंट जो है जो अनचेंज है वो कॉन्सेंट्रेशन आपको जो है ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो आपको मिलती है, द रिएक्शन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो तीसरी कंडीशन आपको मिलेगी कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये दोनों जो है कंपेरेबल होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस आपको जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगी। द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की जो एक्सटेंट है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर जो है ये डिफरेंट होती है, ये वेरी करती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, सच है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो ये जो है रिएक्शन कंडीशंस होती है, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती है, जिसको आप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी कह सकते हो या फिर टेम्परेचर भी कह सकते हो। और आगे देखिए आप कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल conditions is very important in industries and the laboratory so that equilibrium is favorable in the direction of the desired products। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कोई इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो या लेबोरेटरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस आप करने जा रहे हो, तो यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस तरह से कि इक्विलिब्रियम जो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ द डिज़ायर प्रोडक्ट की तरफ जो है फेवरेबल करे। तो ये चीज़ों को जो है बहुत ख़ास तौर से जो आपको ध्यान रखना होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम जो है कुछ फिज़िकल प्रोसेस में होता है, तो वो कौन कौन से फिज़िकल प्रोसेस है जहाँ पर आप इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो लेट अस सी इक्विलिब्रियम इन फिज़िकल प्रोसेस। बहुत सारे फिज़िकल प्रोसेसेस है, उसके अंदर हमको जो है इक्विलिब्रियम जो है किस तरह से मिलती है और हम उसको जो है कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास जो है बहुत सारे जो है फिज़िकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये पहला फिज़िकल प्रोसेस है। दूसरा, लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस, और तीसरा, सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैस। ये 3 इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रोसेसेस हमारे पास में है। 1 बाय 1 हम सबको जो है स्टडी करेंगे कि इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम को जो है कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो पहला, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये पहले टाइप का जो इक्विलिब्रियम है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, और ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। तो एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे आइस और वाटर की। तो आइस एंड वाटर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोस फ्लास्क, जिसमें कहीं भी जो है
हीट का जो है एक्सचेंज नहीं हो सकता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। आपने जो है एक परफेक्टली इंसुलेटेड वाटर थर्मस फ्लास्क लिया है और उसके अंदर आइस और वाटर को आपने 273 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपने जो है फिक्स किया है तो उसके ऊपर जो है आपने लिया है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। तो जो बॉक्स होगा या जो थर्मस फ्लास्क होगी वो परफेक्टली आइसोलेटेड होगी। तो 273 केल्विन पर हम आइस और वाटर का जो मिक्सचर उस थर्मस फ्लास्क के अंदर लेते हैं। तो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर जो हमने जो लिया है जो एक्चुअल होता है वही जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी के ऊपर हम यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इन द सिस्टम जो है आपको जो है किस तरह से मिलेगी कि देयर इज़ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आइस और वाटर के बीच में जो है कुछ आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे देखने को। तो वी ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद द टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो इंसुलेटेड फ्लास्क आपने लिया है, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ थर्मस फ्लास्क, और इस थर्मस फ्लास्क के अंदर आपने आइस लिया है और कुछ वाटर के जो है वाटर और आइस आपने लिया है। तो इसमें जो है आप जो ऑब्जर्वेशन करोगे तो देयर इज़ नो एनी चेंज इन द मास ऑफ आइस एंड वाटर विद टाइम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा और मास ऑफ आइस और वाटर भी जो है ये चेंज नहीं होगा। तो द इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटेड एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड्स। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि बाउंड्री ऑफ वाटर और आइस के बीच में आपको जो है कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है देखने को मिलेगी। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड वाटर कोलाइड्स अगेंस्ट आइस। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आइस के मॉलिक्यूल के साथ में जो क्या करेंगे, कोलाइड होंगे एंड अधेयर टू इट, और ये जाकर वहीं पर जो है चिपक जाएंगे। और क्या होगा, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस इस्केप इनटू लिक्विड फेज। यानी क्या होगा कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आइस के साथ जो है कोलाइड होकर वहीं पर जो है चिपक जाएंगे, दे विल बी अधेयर ऑन इट। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि कुछ आइस के मॉलिक्यूल जो है ये वाटर के साथ में जो है लिक्विड फेज में जो है आएंगे। तो देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर एज द रेट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आइस इनटू वाटर and of reverse transfer from water into ice are equal at atmospheric pressure and 273 Kelvin। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा आइस की तरफ और कुछ आइस मॉलिक्यूल जो शिफ्ट होगा वाटर की तरफ। तो ये दो डिफरेंट और अपोजिट प्रोसेसेस आपको मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ वक्त के बाद रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वाटर टू आइस और रिवर्स प्रोसेस रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ आइस टू वाटर, ये दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियस होंगे और दोनों के रेट जो है एग्जैक्टली इक्वल होंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट ice and water are in equilibrium only at particular temperature and pressure. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium is called as the normal melting point or normal freezing point of the substance। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो किसी भी सब्सटेंस का दो डिफरेंट फेजेस आपको जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये दोनों सॉलिड और लिक्विड फेज जो है अगर दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर आते हैं तो इस टेम्परेचर को हम नाम देंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, या फिर आप इसको नाम दीजिए नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो है किसी भी सब्सटेंस के दो डिफरेंट स्टेज जिसको आप जो है
लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज जो है कह सकते हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर होते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो द सिस्टम हियर इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड वी कैन से दैट बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर ये जो दो प्रोसेस है अपोजिंग, ये दोनों साइमल्टेनियस हो गए, और साथ ही साथ बोथ द प्रोसेसेस ऑकर एट द सेम रेट सो दैट द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों प्रोसेस जो है सेम रेट से भी होना चाहिए ताकि अमाउंट ऑफ वाटर और आइस जो है ये कांस्टेंट रहे। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस कुछ कम ज़्यादा रहा तो वो अमाउंट जो है डिफरेंट आएगा, और इस तरह से हमको जो इसके अंदर जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास है इक्विलिब्रियम की, जिसको हमने नाम दिया सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, और इसमें हमने वाटर और आइस के बीच का जो इक्विलिब्रियम स्टडी किया। अब देखते हैं दूसरी टाइप है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप की जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको जो है समझ सकते हैं, इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम कहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंसिडर अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, आप एक जो है ट्रांसपेरेंट बॉक्स से कंसिडर कीजिए, कैरिंग यू ट्यूब विद मर्क्यूरी मैनोमीटर। तो यहाँ पर आप जो है देखिए एक बॉक्स कंसिडर कीजिए इस तरह से, जो कि ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा, और इसके अंदर जो है आप यू ट्यूब जो है कंसिडर कीजिए, जिसको आप जो है मर्क्यूरी मैनोमीटर जो है कह सकते हो, लाइक दिस। सपोज आपने यहाँ पर जो है मर्क्यूरी फिल किया है, दिस इज़ यू ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो यहाँ पर आप जो इसको मर्क्यूरी कंसिडर कीजिए, एंड दिस इज़ द यू ट्यूब, और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है दिस इज़ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। ये जो है बॉक्स आप जो है कंसिडर कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, कुछ ड्राइंग एजेंट लाइक कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसको जो है इसके अंदर जो है प्लेस कर दीजिए फॉर फ्यू आवर्स। तो यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर एक एवापरेटिंग डिश में या पेट्री डिश के अंदर जो है क्या कीजिए, कुछ ड्राइंग एजेंट जो है आप रख दीजिए, जैसे कि हम इसको नाम देंगे कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसको हम नाम दे रहे हैं ड्राइंग एजेंट। तो ये बॉक्स के अंदर रखिए कुछ घंटे के लिए। तो आफ्टर रिमूविंग ड्राइंग एजेंट बाय टिल्टिंग द बॉक्स ऑन द साइड, watch glass containing water is quickly placed inside the box। कुछ घंटे आप यहाँ पर जो है कैल्शियम क्लोराइड या तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो कि ड्राइंग एजेंट है इस बॉक्स के अंदर रखिए, और उसके बाद जो क्या कीजिए इस ड्राइंग एजेंट को आप निकाल दीजिए, और एकदम इमीडिएटली आप उसके अंदर क्या कीजिए, एक वॉच ग्लास रख दो जिसके अंदर वाटर है। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिए अब हमने क्या किया, ये ड्राइंग एजेंट जो है कुछ घंटे रखने के बाद इसको निकाला, और इमीडिएटली हमने यहाँ पर जो है एक वॉच ग्लास के अंदर जो है वाटर रख दिया, दिस इज़ वाटर। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वाटर रखने के बाद क्या होगा, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द लेवल इन द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर स्लोली इंक्रीजेस एंड फाइनली अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीजेस एंड रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो राइट आर्म है इसके अंदर जो है मर्क्यूरी का जो लेवल है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो है मर्क्यूरी का लेवल जो राइट हैंड साइड पर जो है यूट्यूब के इसके अंदर इस आर्म में इस लिम्ब में क्या होगा, मर्क्यूरी का लेवल जो है इंक्रीज होगा। वजह क्या है कि यहाँ पर जो है कुछ प्रेशर जो है एग्जर्ट हुआ। अब ये प्रेशर जो है कैसे एग्जर्ट हुआ वो हम यहाँ पर जो है ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो क्या होगा, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम्ब फाइनली अटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीजेस एंड reaches a constant value. Also the volume of water in the watch glass decreases.
तो कुछ देर के बाद ये जब इंक्रीज़ होगा इस तरफ ये मर्क्यूरी का लेवल, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इसमें हमने जो लिया था ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इनिशियली देयर इज़ नो वाटर वेपर इनसाइड द बॉक्स। जब हमने यहाँ पर जो है बॉक्स के अंदर ये वाच ग्लास में वाटर रखा था तो ये वाटर सिर्फ अपने लिक्विड स्टेट में था, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इनिशियली वहाँ पर जो है इस बॉक्स के अंदर कोई भी वाटर वेपर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, एज वाटर एवापोरेटेड द प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द गैसियस फेज। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो बॉक्स है इसका जो है प्रेशर इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है एवापोरेट होना शुरू होंगे और एवापोरेट होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने वेपर फेज़ के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे और ये वेपर फेज़ जो है क्या होंगे कि इस मर्क्यूरी मैनोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी लेवल है इसके ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से राइट लिम्ब के अंदर जो है मर्क्यूरी का लेवल जो है इंक्रीज़ होगा। तो एज वाटर एवापोरेटेड द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज। तो यहाँ पर जो है वाटर जो है लिक्विड से गैसियस फेज में जो है कन्वर्ट होगा और इसकी वजह से क्या होगा कि बॉक्स के अंदर जो है क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इनसाइड द बॉक्स ये प्रेशर जो इंक्रीज़ हो रहा है। द रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ कांस्टेंट, हाउएवर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर decreases with time due to the condensation of vapor into water। अब यहाँ पर देखोगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर जो है क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। वजह क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर जो वाटर वेपर फॉर्म हुए, एक कांस्टेंट वैल्यू अटेंड करने के बाद ये दोबारा से वाटर वेपर जो है लिक्विड के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे और फिर से यहाँ पर जो है प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू होगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये एवापोरेशन ऑफ वाटर और कंडेंसेशन ऑफ वाटर ये दोनों क्या होगा, फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम when there is no net evaporation. This implies that the number of water molecule from the gaseous state into the liquid state also increases till the equilibrium is attained। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक कांस्टेंट जो है वेपर प्रेशर यहाँ पर जो क्रिएट होगा। उसकी वजह क्या होगी कि बहुत सारे स्टार्ट में क्या होगा कि कंटिन्यूसली वाटर वेपर जो है ये बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मर्क्यूरी मैनोमीटर पर जो है मर्क्यूरी का लेवल जो है इंक्रीज़ होगा। लेकिन कुछ देर के बाद जो क्या होगा कि एक रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट होगा जिसको आप कंडेंसेशन ऑफ वाटर कहोगे। तो वाटर वेपर जो है कंडेंस होने के बाद दोबारा से यहाँ पर क्या होगा कि इसके प्रेशर को जो है कम करेंगे और यहाँ पर जो है एक प्रेशर जो है क्या करेगा, एक स्टेबल और एक कांस्टेंट स्टेट जो है अराइज करेगा और उस कांस्टेंट स्टेट पर जो है आपको क्या चीज़ मिलेगी कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आपको एक इक्विलिब्रियम मिलती है। हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ एवापोरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये कंडीशन आपको मिलेगी और इस कंडीशन पर वाटर लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H2O लिक्विड, H2O वेपर। ये जो है आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी। तो एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by water molecules at a given temperature remains constant and is called the equilibrium vapor pressure of water or just it is called as vapor pressure of water। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि दिस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो ये जो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस प्रेशर को आप नाम दोगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और टेम्परेचर के साथ ये वेपर प्रेशर क्या जो होता है ये इंक्रीज होता है। तो इफ़ द सेम एक्सपेरिमेंट is repeated for different liquids then these liquids have different equilibrium vapor pressure at the same temperature। आपने यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर वाटर लिया, यही एक्सपेरिमेंट जो है आप डिफरेंट लिक्विड्स के साथ लीजिए तो हर लिक्विड का आपको जो है डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर मिलेगा। तो ध्यान रखिए द लिक्विड विच हैज़ हायर वेपर प्रेशर इज़ मोर वोलाटाइल एंड हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको जो है कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इफ़ वी एक्सपोज 3 watch glasses containing separately 1 ml of each acetone
ethyl alcohol and water to atmosphere and repeated the experiment with different volume of liquid in a warmer room। अगर हम ये 3 लिक्विड के एक एक ml को जो है रख देते हैं अगर, तो वाइज ग्लासेस के अंदर एक गर्म रूम के अंदर जो है, वार्म रूम के अंदर जो अगर आप रखते हो, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट in all such cases the liquid eventually disappears and the time taken for complete evaporation depends upon the nature of the liquid, amount of the liquid and the temperature। तो आप यहाँ पर जो है 3 डिफरेंट लिक्विड्स रख रहे हो। एक वाइज ग्लास में आपने लिया एसीटोन, एक में आपने लिया इथिल अल्कोहल और एक में आपने लिया वाटर, और ये तीनों को आपने जो है सेम टेम्परेचर पर और सेम प्रेशर पर आपने क्या किया, एक वार्मर रूम के अंदर आपने रख दिया। तो आप देखोगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन लिक्विड्स का जो है क्या होगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पर, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पर, और साथ ही साथ जो है अमाउंट ऑफ लिक्विड पर जो है डिपेंड करता है। तो व्हेन द वाइज ग्लास इज़ ओपन टू द एटमॉस्फेयर, आप इस वाइज ग्लास को ओपन टू द एटमॉस्फेयर रख दो तो द रेट ऑफ एवापोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट बट द मॉलिक्यूल्स आर डिसअपियर्ड इनटू लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम। तो यहाँ पर आप जो इसको जब ओपन रख दोगे वाइज ग्लासेस को, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे और इनका रेट ऑफ एवापोरेशन जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एज अ कंसिक्वेंस the rate of the condensation from vapor to liquid state is much less than the rate of evaporation। यहाँ पर जो है ओपन रूम के अंदर जो ये मॉलिक्यूल जो है क्या होंगे, बिखर जाएंगे, और उसका जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है रेट ऑफ एवापोरेशन से बहुत ही कम होगा। तो एज अ कंसिक्वेंस हम यहाँ पर जो कह सकते हैं कि द रेट ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट इज़ वेरी लेस देन द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो ये बात जो है आप जो है समझ सकते हो कि ये रूम के अंदर जो है बड़ा वॉल्यूम होगा, तो उसमें जो वेपर्स होंगे ये सब फैल जाएंगे, और ये वेपर्स का कंडेंसेशन जो है एवापोरेशन से जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। तो दिस आर ओपन सिस्टम एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये डिफरेंट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है आप किसी भी ओपन सिस्टम के अंदर जो है कैरी आउट नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट रीच और इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, आपको अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो वो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। तो वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको आप 1.013 बार कहोगे। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू जो होती है 1.013 बार एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल। तो यहाँ पर जब वाटर और वाटर वेपर के इक्विलिब्रियम को हम इस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर जो ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप जो प्रेशर 1.013 बार कहोगे और टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है क्लोज सिस्टम के अंदर जो है आपको मिलेगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 bar for any pure liquid at 1 atmosphere, that is 1.013 bar. The temperature at which the liquid and vapor pressure are at equilibrium is called as normal boiling point। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड है ना, तो वो लिक्विड और उसका वेपर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो इक्विलिब्रियम पर हैं, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर्स of the liquid are at equilibrium is called as normal boiling point of the liquid, and boiling point of the liquid drop on the depends on the altitudes and the place at high altitude boiling point is decreasing। तो यहाँ पर जो हाई अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ये अल्टीट्यूड पर चूँकि बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है, तो जितने हाई अल्टीट्यूड पर हम जाएंगे वहाँ पर क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो लिक्विड और उसके वेपर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पर आएंगे, तो इस लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड।
तो इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ये सेकंड टाइप का जो हमको मिलता है फिजिकल प्रोसेस, जिसको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब आइए तीसरे टाइप का है जिसको हम सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कहेंगे। थर्ड टाइप जो होगी सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। और इसके अंदर आप देखिए कि कंसीडर द सिस्टम वेयर सॉलिड सब्लाइम टू वेपर फेज। हम कोई सा भी एक सॉलिड कंसिडर करते हैं जिसका जो है सब्लिमेशन होगा, जो कि डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस के अंदर जो है कन्वर्ट होता है, उसको हम सब्लिमेट्स कहेंगे। तो एक सिस्टम हम यहीं पर कंसिडर करते हैं जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट अपने जो है वेपर्स के अंदर जो है सब्लाइम होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, प्लेस सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड वेसल। आप एक जो है वेसल कंसिडर कीजिए और उसके अंदर जो है कुछ सॉलिड आयोडीन आप यहाँ पर जो रखिए। दिस इज सॉलिड आयोडीन। आफ्टर सम टाइम्स द वेसल गेट्स फिल्ड अप विद वायलेट वेपर्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस विद टाइम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ देर के बाद आपको ये मिलेंगे वायलेट कलर के वेपर्स। ये जो वेसल है वायलेट कलर के वेपर से जो है भर जाएगी और इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस विद टाइम। आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द कलर बिकम्स कांस्टेंट। थोड़ी देर के बाद जो है इसमें से क्या होंगे, वेपर्स निकलना शुरू होंगे और वो वेपर्स का कलर होगा वायलेट। और वायलेट कलर की इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा ये इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। कुछ देर के बाद द इंटेंसिटी ऑफ द कलर बिकम्स कांस्टेंट। वो जो है यहाँ पर जो है कांस्टेंट हो जाएगी, कलर की जो इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेंडेड। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आ जाएगी। हेंस सॉलिड आयोडीन सब्लाइम्स टू गिव आयोडीन वेपर्स एंड आयोडीन वेपर्स कंडेंसेस टू गिव सॉलिड आयोडीन। और इस तरह से जो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा उस इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे I2 सॉलिड gives rise to I2 वेपर्स। तो सॉलिड आयोडीन आयोडीन के वेपर में कन्वर्ट होगी और आयोडीन के वेपर जो है वापस आयोडीन के सॉलिड में कन्वर्ट होंगी। तो इस तरह से ये जो है आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसी तरह से और भी जो है आपको दूसरे एग्जांपल्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल कैम्फर सॉलिड कन्वर्टेड टू कैम्फर वेपर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और उसके बाद आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप जो है सब्लिमेशन मॉलिक्यूल सब्लिमेट टाइप के जो है सॉलिड्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो और उसको हम नाम देंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। उसके बाद आइए इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन द लिक्विड। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड्स। सॉलिड या गैसेस को जो है लिक्विड्स के अंदर जो है आप डिज़ोल्व कीजिए और उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम अराइज होती है वो चीज़ को हम जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी कैन डिज़ोल्व ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आप जो है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जो है कुछ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और वाटर जो है डिज़ोल्व कर सकते हो। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इफ़ वी मेक अ थिक शुगर साइरप सोल्यूशन बाय डिज़ोल्विंग शुगर एट हायर टेम्परेचर, तो शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ़ वी कूल द साइरप टू द रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि अगर हम जो है वाटर को हीट करके हॉट कंडीशन में अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर हम जो है उसमें डिज़ोल्व करके एक थिक साइरप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। थिक साइरप मतलब जो है यहाँ पर जो है आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर कीजिए, लेकिन जब आप जो है इस साइरप को जो है कूल करोगे रूम टेम्परेचर पर तो शुगर जो है क्रिस्टलाइज होना शुरू होगी।
तो इफ़ वी कूल द सायरप टू द रूम टेम्परेचर द क्रिस्टल्स ऑफ द शुगर सेपरेट्स आउट, वी कॉल इट एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ये थिक सायरप बनता है इसको हम जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वी कॉल इट एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन व्हेन नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। दिए हुए टेम्परेचर पर अगर कुछ एक्स्ट्रा सॉलिड उस वाटर के अंदर या उस सॉल्वेंट के अंदर अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे सैचुरेटेड कंडीशन। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर जो डिपेंड करता है कि आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है उस सॉल्वेंट के अंदर जो है डिजॉल्व होगी। इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो आपको मिलता है साथ ही साथ जो है सॉलिड स्टेट में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के अंदर जो अगर होता है तो इन दोनों के बीच में आपको जो है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। और फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर शुगर सायरप अगर प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो हमको डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे शुगर जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा शुगर इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा शुगर जो सॉल्यूशन के अंदर है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद शुगर इन इट्स सॉलिड स्टेट एंड द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगी रेट ऑफ dissolution of sugar is equal to rate of crystallization of sugar। तो ये दो प्रोसेसेस एग्जैक्टली साइमल्टेनियस होंगे। एक तरफ जो है शुगर डिज़ोल्व हो रही है तो दूसरी तरफ वही शुगर जो है क्रिस्टलाइज हो रही है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर ये जो है साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा और इस तरह का ये इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा। तो इक्वालिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर। तो यहाँ पर ये जो इक्वालिटी आपको मिलती है जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम या ये जो प्रोसेस है इसको आप जो है रेडियो एक्टिव शुगर के ज़रिए से जो है कन्फर्म कर सकते हो। तो इफ़ वी ड्रॉप सम रेडियो एक्टिव शुगर इनटू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव शुगर, आपने यहाँ पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन शुगर का बनाया है इसके अंदर आप जो है कुछ रेडियो एक्टिव शुगर जो है ऐड कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि इनिशियली देयर वेयर नो रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन बट ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज एक्सचेंज बिटवीन द रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल बिटवीन टू फेजेस। ये दो फेजेस के अंदर जो है रेडियो एक्टिव शुगर का जो है क्या होगा एक्सचेंज होगा और इस तरह से द रेशो ऑफ द रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस टिल इट अटेंड्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ये उस वक्त तक जो इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं होगी। तो रेडियो एक्टिव शुगर जब आप मिलाओगे तो स्टार्ट में जो है आपको सोल्यूशन के अंदर जो है कोई भी रेडियो एक्टिव शुगर नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा इक्विलिब्रियम अटेन होगा और इस तरह से आपको जो है रेडियो एक्टिव शुगर आप जो है यहाँ पर दोनों साइड में मिलेगी। एक तरफ जो है डिजॉल्व फॉर्म के अंदर भी रेडियो एक्टिव शुगर मिलेगी और दूसरी तरफ सॉलिड फॉर्म के अंदर भी जो आपको रेडियो एक्टिव शुगर मिलेगी। तो ये चीज़ बताता है कि द इक्विलिब्रियम इज़ डायनेमिक इन नेचर और रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। आप देखते हैं कि गैसेस के अंदर जो है ये इक्विलिब्रियम जो है किस तरह से अटेंड होता है। तो वो चीज़ आप देखिए कि व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल इज़ ओपन, आपने देखा है सोडा वाटर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जो है मिक्स करते हैं, उसमें डिज़ोल्व करते हैं हाई प्रेशर पर। तो जब सोडा वाटर की बोतल को जब आप ओपन करते हो तो सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व इन इट फिजेस आउट रैपिडली। तो बहुत तेज़ी के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर डिज़ोल्व थी वो बाहर निकलती है। द फेनोमेना अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर।
तो ये डिफरेंट प्रेशर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी की वजह से ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। तो देयर इज़ इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट एंड मॉलिक्यूल डिजॉल्व इनटू द लिक्विड अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर जो एक इक्विलिब्रियम आएगा। सोडा वाटर की बोतल को जब हम ओपन करते हैं तो बहुत सारी गैस जो उसमें से फिजेस आउट बाहर निकलती है तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट प्रेशर्स पर जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिलेगी और एक इक्विलिब्रियम मिलेगा, जिसको आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो है इक्विलिब्रियम में होगी कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। तो ये इक्विलिब्रियम आपको जो है मिलता है। तो क्या होगा, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के ज़रिए से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ जो हमको क्या बताता है कि द mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। जो गैस का मास है जिसको हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर जो डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, द मास ऑफ अ गैस डिज़ोल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गिवन टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबाउ द सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर होगा उसके ऊपर जो इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो दिस अमाउंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब आप यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये अमाउंट जो डिज़ोल्व हो रही है ये डिक्रीज़ होगी। ध्यान रखिए, सॉलिड्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ध्यान रखिए कि गैसेस के अंदर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी यह डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर जो उल्टा है, ये बात को जो ध्यान रखिए। तो दिस अमाउंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज़ हाई। जब सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है उस गैस की जो है बहुत हाई हो जाएगी तो उस वक्त जो है उस सोडा वाटर की बॉटल को जो है क्या करते हैं, हम सील करते हैं। तो एज सोन एज द बॉटल इज़ ओपन, जब हम बॉटल को ओपन करते हैं तो क्या होगा, सम ऑफ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्केप टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लोअर प्रेशर। उस वक्त जब सोडा वाटर के अंदर गैस फिल होती है तो वह हाई प्रेशर पर होती है, वहाँ पर जो भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन जैसे ही हम सोडा वाटर की बोतल को ओपन करते हैं तो एक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है लोअर प्रेशर पर, क्योंकि अब वहाँ पर हमने प्रेशर को जो है रिलीज़ कर दिया है। बोतल के जो कॉर्क को हमने ओपन किया है तो अब वहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर जो है कम होगा, तो लोअर प्रेशर पर एक नया इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होता है। एंड दिस लोअर प्रेशर नेमली इट्स पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो है उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द सोडा वाटर इन द बॉटल व्हेन लेफ्ट ओपन टू द एयर फॉर सम टाइम टर्न्स फ्लैट एंड इट कैन बी जनरलाइज्ड। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि सोडा वाटर के अंदर जब आप इस कॉर्क को ओपन करते हो तो तेज़ी के साथ यहाँ से ये गैस निकलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ये फ्लैट हो जाएगा, इट बिकम्स फ्लैट। ये जो है पूरा पुरसुकून हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है किसी भी गैस का एवापोरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो है अब देखेंगे तो एक नया इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होगा। तो जनरली हम कहेंगे कि बॉटल के अंदर जब हाई प्रेशर पर गैस भरी हुई थी तो वो उस वक्त एक इक्विलिब्रियम था, लेकिन जैसे ही हमने बॉटल के कॉर्क को ओपन किया तो प्रेशर जो है कम होना शुरू हुआ और उस लो प्रेशर पर जो है एक नया इक्विलिब्रियम जो है आता है और इस बॉटल को आप ओपन जो है कुछ देर के लिए रख दो तो इट विल बिकम फ्लैट। अब ये जो है नॉर्मल एकदम हो जाएगा। इसके अंदर अब जो है किसी भी तरह का जो है इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं होगा। तो ये जो है थोड़ी देर के बाद जो है फ्लैट हो जाएगी। अब हम ये चारों प्रोसेस को जो है जनरलाइज करते हैं। तो फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज़ ओनली वन टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट at 1 atmosphere, that is about 1.013 bar, at which the two phases can coexist, and if there is no exchange of heat with the surrounding, the mass of the two phases remains constant।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड फेज में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेचर होगा जिसको आप जो है मेल्टिंग पॉइंट कहोगे, जो कि 1 एटमॉस्फेयर पर जो है ऑब्जर्व होगा। और यहाँ पर जो है 2 फेजेस जो है उस सब्सटेंस के एक दूसरे के साथ जो है को एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह से उनके जो मासेस होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो ये पहला हुआ सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में। तो मैं इसको यहाँ पर जो लिख कर आपको बताता हूँ। पहला सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, इस इक्विलिब्रियम में सिर्फ आपको मिलेगा एक टेम्परेचर जिसको हम नाम देंगे मेल्टिंग पॉइंट। 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार पे जो है यहाँ पर 2 फेजेस जो है एक दूसरे के साथ जो है क्या होते हैं, को एग्जिस्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इस लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो हर लिक्विड का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, तो उस गिवन टेम्परेचर पर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद तीसरा जो होगा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, ये जो है तीसरी टाइप हम यहाँ पर जो है स्टडी किए हैं। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिखेंगे solubility is constant at given temperature। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड है। और लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, चौथी चीज़ जो होगी जिसको हम नाम दे रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। तो यहाँ पर जो आपको कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन क्या होगी कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इन लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप देखोगे कि इसको जो है समराइज़ किया है टेबल नंबर 7.1 पर। तो टेबल नंबर 7.1 जो है आप स्टडी कीजिए, इसके अंदर जो है आपको इसकी जो है पूरी डिटेल जो है मिलेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम के कुछ फिज़िकल स्टेट के अंदर जो है डिफरेंट वेरिएशंस को हम जो है स्टडी करते हैं, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड, इसी तरह से लिक्विड गैस और सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, और इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इनटू द लिक्विड, ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम ऑकरिंग इनटू डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस हमने स्टडी किया। ओके।